एक घने जंगल के दिल में कदीम दरख्तों की सरगोशियों के दरमियान फिलिन नामी एक आजिज फायरफ्लाई रहती थी। छोटे लालटीनों की तरह परों की चमक के साथ फिलिन ने अंधेरे को रोशन किया, जंगल के फर्श पर एक नर्म आरामदेह रोशनी डाली। इस कदर शानदार तोहफा रखने के बावजूद फिलिन मामूली और बेनियाज रहा। जबकि दूसरी मखलूक अपनी ताकतों और सलाहियतों पर फख्र करती थी, फिलिन खामोशी से अपनी रात की रसूमात के बारे में फजल और आजिजी के साथ सायमे से गुजरता रहा। जैसे ही चांद आसमान पर बुलंद हुआ, फिलिन की रोशनी अंधेरे के दरमियान उम्मीद की किरण की तरह चमक रही थी। खोए हुए मुसाफिरों को इसकी हल्की चमक में सुकून मिला, जंगल की भूलभुलैया से उनकी रहनुमाई करते हुए और उन्हें महफूज तरीके से उनकी मंजिल तक ले गए। फिर भी फिलिन की मेहरबानी महज रोशनी से आगे बढ़ गई। जब भी ये किसी ज़रूरतमंद मखलूक से ठोकर खाता, खा वो ज़ख्मी हो या थका हुआ, फिलिन इसकी गर्मजोशी और सोबत पेश करता, उनके खौफ को दूर करता और रातों की तारीकियों में उन्हें राहत फराहम करता। एक शाम एक जवान शिगुफ्तगी ने खुद को अपनी माँ से जुदा पाया, उलझती हुई नुमू के दरमियान खोया हुआ और खौफजदा पाया। फिवन की तकलीफ को महसूस करते हुए फिलिन करीब ही फड़फड़ाता हुआ कांपती हुई मखलूक पर अपनी हल्की सी रोशनी डालता और इसे अपनी माँ की आगोश की हिफाजत की तरफ ले जाता। फिलिन के बेलोस कामों का कलाम पूरे जंगल में फैल गया, उसकी हमदर्दी और सखावत की कहानियां बने। दूर दराज की मखलूकात आजिज फायरफ्लाई की तज़ीम करती हैं, इसकी रोशनी को न सिर्फ अंधेरे में रहनुमाई के तौर पर बल्कि मेहरबानी और हमदर्दी की रोशनी के तौर पर भी पहचानती है। जंगल के क़ल्ब में कदीम दरख्तों और सितारों से भरे आसमानों के दरमियान फ्लैन की रोशनी चमकती रही, जो सुकून और रहनुमाई के मुतलाशी तमाम लोगों के लिए रास्ता रोशन करती रही। और अगरचे इसकी चमक छूटी थी, लेकिन उन लोगों की जिंदगियों पर इसका असर बहुत ज्यादा था जो उसने छू लिया था, जिससे साबित होता है कि हकीकी अजमत अजीम इशारों में नहीं है बल्कि मेहरबानी और हमदर्दी के सादा कामों में है, जो दूसरों के लिए रास्ता रोशन करते हैं। घूमते हुए दरिया की गंदी गहराइयों में, जहाँ सरकंडे करंट में हल्के से झूमते थे और सूरज की रोशनी पानी की सतह पर रक्स करती थी, वहाँ करसुपन नाम का एक बहादुर मगरमच्छ रहता था। अपने साथी मगरमच्छों के बरक्स, जो दरिया के किनारे काहली से रहते थे, करसुपन का दिल एक जुरतमंदाना जज्बे और मुहिम जोई की प्यास के साथ धड़कता था। जिस लम्हे से वो अपने अंडे से निकला, करसुपन की जिबिलत ने इस पर जोर दिया कि वो दरिया और इससे आगे के वसीओ अरीज इलाके को तलाश करे। दरियाफ्त अपनी उजलाती दम के जोरदार झटकों के साथ उसने फजल और अज़्म के साथ पानियों में तशरीफ ले गए। इसकी आंखें इस वादे से चमक रही थी। एक बदकिस्मत दिन, जब सूरज ने अपनी सुनहरी किरणें दरिया के पार डाली, करसुपन के शदीद हवास को सरकंडों में मदद के लिए एक मध्यम पुकार का पता चला। बगैर किसी हिचकिचाहट के उसने खुद को आगे बढ़ाया, उसके ताकतवर जबले पानी के जरिए दुरुस्तगी के साथ काट रहे थे। जैसे ही वो करीब आया, करसुपन ने बतखों के एक खानदान को देखा जो मछली पकड़ने के जाल में उलझे हुए गिले में फंसे हुए थे। उनके पर खौफ से फड़फड़ाते थे। इसकी रगों में एड्रेनालिन के एक इजाफे के साथ करसुपन हरकत में आ गया। इसका दलेर दिल उसे जरूरतमंदों की मदद के लिए चला रहा है। अपनी पूरी ताकत के साथ उसने अपने उस तरह तेज दांतों से जाल को फाड़कर फंसे हुए बतखों को उनके पानी की जेल से आजाद किया। जब वो हिफाजत की तरफ लपके तो उनकी आंखें इस बहादुर मगरमच्छ के लिए तशक्कुर और खौफ से भर गई जो उन्हें बचाने के लिए आया था। करसुपन की बहादुरी का कलाम पूरे दरिया में फैल गया, जिससे वो अपने साथी मखलूक की इज्जत और तारीफ हासिल करता है। इस दिन से लेकर अब तक वो न सिर्फ अपनी जबरदस्त ताकत के लिए जाना जाता था, बल्कि मुश्किलात का सामना करते हुए अपनी गैर मुतज़लज़ल हिम्मत के लिए भी जाना जाता था। लेकिन करसुपन की बहादुरी यहीं खत्म नहीं हुई। बार बार उसने फर्ज की पुकार पर लब्बैक कहा, कमजोरों की हिफाजत की और खतरे के वक्त इंसाफ के लिए खड़े रहे। और इस तरह दरिया की पुरसुकून सतह के नीचे बहादुर मगरमच्छ का अफसाना रहता था, गैर यकीनी सूरत हाल से भरी दुनिया में बहादुरी और हमदर्दी की ताकत का सबूत। वसी अफ्रीकी सवाना के दिल में, जहां सुनहरी सूरज ने घूमते हुए मैदानों को चूम लिया और हुआ के झोंके में लंबे लंबे घास हुआ, वहां एल्डन नामी एक अक्लमंद और काबिल एहतराम हाथी रहता था। एल्डन अपने रेवड़ के दूसरे हाथियों जैसा नहीं था। जब वो खाने और पानी की तलाश में मैदानी इलाकों में घूम रहे थे,
एल्डन ने अपने दिन कदीम बाओबाब के दरख्त के साए में गुजारे। उसकी झुर्रियों वाली पेशानी गहरी सोच में डूब गई। छोटी उम्र से एल्डन को इल्म की प्यास और हिकमत की भूख थी। उसने बुजुर्गों की कहानियों को गौर से सुना और दुनिया के तरीकों का गहरी नज़रों से मुशाहिदा किया, जिंदगी के असबाब को जज्ब कर लिया। जैसे जैसे मौसम गुजरते गए और साल गुजरते गए, एल्डन की हिकमत बाओबाब के दरख्त की जड़ों की तरह बढ़ती गई, जमीन की गहराइयों तक पहुंच गई और उन सब के दिलों को छूने लगी जो उसे जानते थे। एक गर्म दोपहर, जब सूरज आसमान पर चमक रहा था और जानवरों ने शदीद गर्मी से पनाह मांगी थी, एलन की दानिशमंदी का इम्तिहान लिया गया। सवाना पर शदीद खुश्क साली आ गई थी, जिससे जमीन खुश्क और बंजर हो गई थी और जानवर इमदाद के लिए बेचैन थे। अपने नर्म रवैये और बाबा के मशवरे से एलन उनकी ज़रूरत के वक्त उम्मीद की किरण बन गया। इसने ज़मीन के बारे में अपने इल्म का इश्तिराक किया और दूसरे जानवरों को पानी के पोशीदा ज़राए और परवरिश बख्श खुराक की फराहमी की रहनुमाई की। लेकिन एल्डन की हिकमत जिस्मानी दायरे से कहीं ज़्यादा फैली हुई थी। उसने जानवरों को सब्र और इस्तिकामत, रहमदिली और हमदर्दी की अहमियत और तमाम जानदारों के बाहमी रब्त की तालीम दी। इसकी तालीमात के ज़रिए जानवरों ने हम आहंगी के साथ मिलकर काम करना, उनके पास जो कुछ था उसे बांटना और तारीक तरीन वक्तों में एक दूसरे का साथ देना सीखा। और इस तरह जैसे ही बारिशें आखिरकार आएं और सवाना एक बार फिर खुला, एल्डन की मीरास जिंदा रही, जो हिकमत की पायदार ताकत और इस गहरे असरात का सबूत है जो एक शरीफ रूह दुनिया पर पड़ सकती है। वसी अफ्रीकी फैले हुए अफ्रीकी सवाना के दिल में नाला नामी एक चंचल हाथी लंबे लंबे घास और डोलते बबूल के दरख्तों के दरमियान झूम रहा था। नाला अपने शरारती जज्बे और अपने नाकाबिल तस्खीर तजस्सुस के लिए दूर दूर तक जाना जाता था, लेकिन ये इसका चंचल तने ही था जिसने इसे जानने वाले सबके दिलों को अपनी गिरफ्त में ले लिया। जिस लम्हे से वो पैदा हुई थी, नाला का तने उसकी सबसे कीमती मलकियत बन गया था, एक वर्सटाइल अपिंज जिसे वो बेपनाह जोश और खुरूश के साथ अपने अर्द गिर्द की दुनिया को तलाश करती थी। एक झटके और मोड़ के साथ वो सबसे ऊंची शाखों से रसीली पत्ते तोड़ सकती थी या दरिया के किनारे से ठंडा पानी निकाल सकती थी। लेकिन नाला का तना जिंदा रहने के लिए सिर्फ एक आला से ज्यादा नहीं था। ये लामुतनाही तफरी और हैरत का एक जरिया भी था। इसकी आंखों में एक शरारती चमक के साथ वो अपने साथी हाथियों के साथ मजाक खेलने के लिए अपनी सूंड का इस्तेमाल करती, उन्हें पानी से छलनी करती या इसके मखमली लम से उन्हें गुदगुदी करती। नाला की चंचल हरकत ने पूरे रिवर में खुशी और कहकहे पैदा किए, उनके हौसले बुलंद किए और दोस्ती के बंधन को मजबूत किया जिसने उन्हें एक दूसरे के साथ बांध रखा था। हर एक चंचल सूर और अपने तने की खुशी से टास के साथ उसने उन्हें जिंदगी की सादा लज्जतों और खालिस बेलगाम खुशी के लम्हात को गिले लगाने की अहमियत की याद दिलाई। लेकिन हंसी और खेलों के दरमियान नाला के तने ने लचक और मुआफ़क़त की अलामत के तौर पर भी काम किया। आजमाइशों और मुसीबतों के ज़रिए इसने इसकी ताकत और लचक पर इन्हिसार करना सीखा, इसे रुकावटों पर काबू पाने और सवाना के बदलते हुए मंजरनामे को नेविगेट करने के लिए इस्तेमाल किया। और इस तरह जैसे ही सवाना में एक और दिन सूरज गुरूब हुआ और कहकहों की आवाज़ें रात में मद्धम हो गईं, नाला का चंचल तने इस खूबसूरती और हैरत की मुस्तकिल याद दहानी बना रहा जो कि सादा तरीन इशारों में भी पाया जा सकता है। अपनी लामहदूद तवानाई और नाकाबिल बर्दाश्त जज्बे के साथ वो अपने रास्ते से गुजरने वाले तमाम लोगों में खौफ और तारीफ को मुतासिर करती रही, जो जिंदा दिल होने की ताकत और ज़िंदगी को भरपूर तरीके से जीने की खुशी की एक रोशन मिसाल है। फैले अफ्रीकी सवाना के वसी और अरीज इलाके में सिम्बा नामी एक अजीम शेर और टिम्बो नामी एक अक्लमंद हाथी के दरमियान एक शानदार दोस्ती खुल गई। सिम्बा अपनी सुनहरी ईयल के साथ हुआ में बहते हुए अपने फ़ख्र को हिम्मत और फजल के साथ आगे बढ़ा। टिम्बो अपनी शानदार मौजूदगी और गहरी जानने वाली आंखों के साथ बेमिसाल हिकमत के साथ मैदानी इलाकों में घूमता रहा। इनकी दोस्ती ने जंगली उसूलों की खिलाफ वर्जी की, शिकारी और शिकार के दरमियान फ़र्क को ख़त्म किया। वो कदीम बाओबाब के दरख्त के नीचे मिले, जहां उन्होंने अपनी मुहिम जोई और मुस्तक़बिल के ख्वाबों की कहानियां शेयर की। सिम्बा ने टिम्बो के पुरसुकून रवैये और अटल हिकमत की तारीफ की, जबकि टिम्बो ने सिम्बा की बहादुरी और क़ियादत का एहतराम किया। एक साथ उन्होंने हमेशा बदलते हुए मंजरनामे को अबूर किया,
चैलेंजों का सामना करते हुए और गैर मुतज़लज़ल यकजहती के साथ फतह हासिल की। जब खुश्क साली ने ज़मीन को अपनी लपेट में ले लिया तो उन्होंने सवाना के जानवरों को पानी और रिस्क की तलाश के लिए इकट्ठा किया। उन्होंने फराखदिली से अपने वसाइल का इश्तराक किया, इस बात को यकीनी बनाते हुए कि किसी भी मखलूक को तन्हा तकलीफ ना हो। अपने बंधन के जरिए सिम्बा और टीम्बो ने सवाना को दोस्ती और ताउन के हकीकी मानी सिखाए। वो चमकती हुई चांदनी के नीचे रक्स करते थे और सरसराती घास के दरमियान हंसते थे। उनकी रूहें कदीम दरख्तों की जड़ों की तरह जड़ी हुई थी। जैसे जैसे मौसम गुजरते गए और मनाजिर बदलते गए, उनकी दोस्ती बियाबान में रोशनी का मीनार बनी रही। एक साथ उन्होंने तूफानों का मुकाबला किया और फतह का जश्न मनाया। उनका रिश्ता हर गुजरते दिन के साथ मजबूत तर होता चला गया। अफ्रीकी सवाना के दिल में, जहां सूरज ने उफ़ुक़ को सुनहरी और सुर्ख रंग के रंगों से पेंट किया था, सिम्बा और टीम्बो की दोस्ती इत्तेहाद और इफ़हाम व तफ़हीम की ताकत के सबूत के तौर पर खड़ी थी। एक ऐसी दुनिया में जहां इख्तिलाफ़ात अक्सर तकसीम होते हैं, उनका ताल्लुक साबित हुआ कि हकीकी दोस्ती कोई सरहद नहीं जानती। बरसाती जंगल की सरसब्ज़ और शादाब छतरी में पोली तोते ने गर्म सूरज की रोशनी में अपने मुतहर्रिक पंखों को लहराया। चमकती हुई आंखों और परों के साथ बुलंदी के लिए तैयार, पोली अपने घर के दरख्त की मानूस शाखों से आगे मुहिम जोई के लिए बेचैन थी। एक बेबाक सुबह, जब जंगल जंगली हयात की आवाज़ से गूंज रहा था, पोली की बेचैन रूह ने उसे नामालूम को तलाश करने का इशारा किया। एक चंचल कहकहे और अपने परों के परपेरूहे के साथ इसने अपने आरामदेह घोंसले की हिफाजत को पीछे छोड़ते हुए अपने खतरनाक सफ़र का आगाज़ किया। घने पौधों और उलझी हुई बैलों के जरिए पोली ने हलचल से भरे जंगल में सफ़र किया। इसका रंग बनिगा पंख जमुर्द के फैलाव के दरमियान बहादुरी का निशान है। इसका सामना तमाम इश्काल और साइज़ की मखलूक़ात से हुआ। फिसलने वाले सांपों से लेकर शानदार जेगुअर तक हर एक ने इसके एडवेंचर की टेपेस्ट्री में इजाफा किया। लेकिन जैसे ही सूरज उफ़ुक़ पर नीचे डूब गया, जंगल के फर्श पर लंबे लंबे साए डालते हुए पोली को रात के वक्त जंगल के खतरात का एहसास हुआ। दरख्तों में से अजीब सी आवाज़ें गूंज रही थीं और उन देखी आंखों ने साए से देखा। उसके पांव से लरज़ उठे। बढ़ते हुए अंधेरे से बेखौफ पोली ने अपनी तलाश के लिए अपनी लाजवाब प्यास के बाइस आगे बढ़ने पर जोर दिया। चांदनी साफ करने और घूमने वाले रास्तों के जरिए वो आगे बढ़ी। इसका दिल बराबर के जोश और घबराहट के साथ धड़क रहा था। जैसे जैसे रात बढ़ती गई, थकन पोली के परों पर भारी पड़ गई और उसके जहन में शुकूक और शुबहात ने जन्म लिया। लेकिन जब इसने अपनी हिम्मत को घटता हुआ महसूस किया तो ऊपर वाले शामियाने से एक जानी पहचानी काल की आवाज़ आई। इसके रेवड़ की तसल्ली बख्श आवाज़ इसे घर का इशारा कर रही थी। नए अज़्म के साथ पोली ने अपने साथियों की आवाज़ की पैरवी की। इसका दिल सुकून से फूल गया जब वो अपने परों वाले ख़ानदान के साथ दोबारा मिल गए। एक साथ वो सितारों के आसमान पर चढ़े, शाखों के दरमियान पंखों और गानों की सिम्फनी में बने। जब वो छतरी के हिफाजती गिले के नीचे अपने घोंसलों में आबाद हुए, पोली जानती थी कि इसके ख़तरनाक सफ़र ने इसे अपने रेवड़ के करीब और बरसाती जंगल के हैरत अंगेज़ असरार से करीब कर दिया है। और जैसे ही वो सोने के लिए चली गई, इसके ख्वाब अभी आने वाली नई मुहिम जोई के वादे के साथ रक्स कर रहे थे। एक वसी जंगल के दिल में, जहां सूरज की रोशनी शामियाने से छानती थी और परिंदों के सोंग हुआ को भर देते थे, वहां गिरविटास नाम का एक नर्म देव रहता था। दरख्तों के ऊपर बुलंदी पर ग्रेविटस एक बेपना जसामत का हाथी था। इसके दांत हल्की रोशनी में चमक रहे थे। इसके ज़बरदस्त ज़हूर के बावजूद ग्रेविटस एक मेहरबान और नर्म रूह के मालिक थे। वो जंगल में एक फजल के साथ घूमता था जिसने इसके साइज को झुटलाया था। इसके कदम जंगल के फर्श पर नरमी से गूंज रहे थे। ग्रेविटास को जंगल की तमाम मखलूक़ात, सबसे छोटे हशरात अलर्स से लेकर ताकतवर तरीन शिकारियों तक अजीज थीं। इसने सब्र से उनकी परेशानियों को सुना और बदले में हिकमत और तसल्ली दी। एक दिन जब ग्रेविटास जंगल में घूम रहा था तो उसे खौफजदा खरगोशों का एक ख़ानदान नजर आया जो झाड़ियों के नीचे लिपटा हुआ था। उनका बिल एक शदीद तूफान से तबाह हो गया था, जिससे वो बेघर और कमज़ोर हो गए थे। उनकी हालत ज़ार से मुतासिर होकर ग्रेविटास उनके पास घुटने टेक कर बैठ गया। उसकी गर्म आंखें हमदर्दी से भर गई। नर्म तने और मोहतात कदमों के साथ
उसने खरगोशों को एक नए गले की तरफ रहनुमाई की, जो नुकसान से महफूज और पनाह देने वाले दरख्तों से महफूज रहे। ग्रेविटेस की मेहरबानी का कलाम पूरे जंगल में फैल गया, और जल्द ही तमाम शक्लों और साइज के जानवरों ने उसकी रहनुमाई और हिफाजत की कोशिश की। वो नर्म देव के तौर पर जाना जाता है, गैर यकीनी सूरत हाल से भरी दुनिया में उम्मीद और यकीन की किरण। लेकिन हाथी का सबसे बड़ा तोहफा उसकी सुनने की सलाहियत थी। वो हुआ कि सरगोशियां और दरख्तों की गुनगुनाहट, परिंदों के गीत और जानवरों की चीखें सुनता था, और अपने पुरसुकून अंदाज में उसने दुनिया के अफरा-तफरी के दरमियान अमन और इफ़हाम व तफ़हीम तलाश करने में उनकी मदद की। और इस तरह जैसे ही सूरज जंगल पर गुरूब हुआ और रात के आसमान में सितारे चमकने लगे, ग्रेविटास ने अपना सफ़र जारी रखा। उसकी नर्म रूह इन तमाम लोगों के लिए रास्ता रोशन कर रही थी जो जंगल की आगोश में सुकून और सुकून की तलाश में थे। जंगल के दिल में, जहां सूरज की रोशनी घनी छतरी से गुजरती थी, फेलिक्स नामी एक चालाक लूमड़ी ने लियू के साथ सौदा किया, जो जंगल पर हुक्मरानी करता था। फेलिक्स अपनी चिकनी सुर्ख खाल और चालाक आंखों के साथ एक तजवीज़ के साथ लियू के पास पहुंचा जिसमें बाहमी फ़ायदे का वादा किया गया था। फेलिक्स ने अपनी तजवीज़ का खाका पेश करते हुए लियू, इसकी ईयल चमकती हुई रोशनी में गौर से सुन रही थी। लूमड़ी ने ट्रैकिंग और शिकार में अपनी महारत पेश की और वादा किया कि वो लियू के इलाके की हुदूद में तहफ़्फ़ुज़ और पनाह के बदले अपने फ़ख्र के लिए खुराक हासिल करने में शेर की मदद करेगा। लूमड़ी की तजवीज़ से मुतासिर होकर लियू ने इस पेशकश पर गौर किया। अगरचे पहले तो चालाक मखलूक पर भरोसा करने में हिचकिचाते थे, लेकिन इसने फेलिक्स की महारतों की कदर और उनके इत्तेहाद के मुमकिना फ़वाइद को पहचान लिया। मंजूरी की बाकायदा मंजूरी के साथ लियू ने सौदे को कबूल कर लिया, अपने बाहमी एतमाद और ताउन को बरकरार रखने के पुख्ता वादे के साथ अपने मुआहदे पर महर लगा दी। इस तरह जंगल की सरगोशियों और बड़बड़ाती नदियों के दरमियान उनकी शिराकत दारी कायम हुई। एक साथ लियू और फेलिक्स ने बियाबान की गहराइयों में कदम रखा। उनकी तकमीली महारतें उनकी बका के चैलेंजों और कुदरती दुनिया की पेचीदगियों में रहनुमाई करती हैं। लियू की हिफाजती नज़रों के तहत फेलिक्स ने अंडर बुश को चुपके और दुरुस्तगी के साथ घुमाया। इसके गहरी हवास उन्हें बहुत ज़्यादा शिकार और खुराक के छुपे हुए ज़ख़ीरों की तरफ ले गए। बदले में लियू ने फेलिक्स को अपने डोमेन की हिफाजत की पेशकश की, मुमकिना खतरात से बचने और उनके मुश्तरका इलाके में लूमड़ी की फलाह व बहबूद को यकीनी बनाया। जैसे जैसे मौसम गुजरते गए और फितरत की तालें तेज़ होती गईं, लियू और फेलिक्स की शिराकत दारी परवान चढ़ती गई। उनका रिश्ता हर गुजरते दिन के साथ मजबूत तर होता चला गया। एक साथ उन्होंने जंगली जिंदगी की आजमाइशों और फितनों का सामना किया। उनका ताउन और बाहमी एहतराम की ताकत का सबूत है। जंगल के दिल में, जहां साए रक्स करते थे और दरख्तों के दरमियान सरगोशियां करते थे, लूमड़ी और शेर का सौदा एक ऐसी दुनिया में इत्तेहाद और इफ़हाम व तफ़हीम की अलामत के तौर पर खड़ा था जिसकी तारीफ शिकारी और शिकार के नाजुक तवाज़ुन से होती है। एतिमाद और ताउन के ज़रिए उन्होंने एक ऐसी दोस्ती कायम की जिसने कुदरती दुनिया की लाजवाल हिकमत को अपनाते हुए अपनी ज़ात की हुदूद को उबूर किया। अफ्रीकी सवाना के दिल में, जहां सूरज ने उफ़ुक़ को सोने के रंगों में पेंट किया था और घास के मैदान जहां तक आंख देख सकते थे फैले हुए थे, वहां सिम्बा नाम का एक शेर रहता था। इसके फ़ख्र के दरमियान सिम्बा को उसकी बहादुरी और उसकी ज़बरदस्त गरज के लिए एहतराम किया जाता था, जो मैदानी इलाकों में गूंजता था और इसे सुनने वालों के दिलों में खौफ तारी हो जाता था। जब से वो एक छोटा बच्चा था, सिम्बा की देर ताकतवर और गूंजती थी, जो उसकी ताकत और इख्तियार की अलामत थी। इसकी यल आग के ताज की तरह, जब वो लंबी घास में से गुजर रहा था तो उसका फ़ख्रिया चेहरा तैयार किया। इसकी अंबर आंखें अज़्म और हिम्मत से भरी हुई थीं। एक दिन सवाना पर बड़ा अंधेरा छा गया। लालच और भूख की वजह से बदमाश शेरों का एक गुरूर सिम्बा के इलाके पर कब्जा करने और उसे अपने होने का दावा करने की धमकी देता है। इसकार नामी एक खौफनाक शेर की क़ियादत में उन्होंने सिम्बा को तख्त से हटाने और काबिल फ़ख्र ज़मीनों पर कब्जा करने की कोशिश की, लेकिन सिम्बा लड़ाई के बगैर नहीं निकलेगा। एक ज़बरदस्त गरज के साथ जिसने ज़मीन को हिलाकर रख दिया, उसने उनके घर का दिफा करने और अपने प्यारों को नुकसान से बचाने के लिए अपने फ़ख्र का मुज़ाहरा किया।
कंधे से कंधा मिलाकर खड़े होकर उन्होंने गैर मुतज़लज़ल अज़्म और अटूट हिम्मत के साथ अपने मुखालिफिन का मुकाबला किया। जैसे ही सूरज उफ़क़ पर डूब गया, मैदानी इलाकों में लंबे लंबे साए डालते हुए दोनों फ़ख्र गलबा के लिए एक शदीद जंग में आपस में लड़ पड़े। पंजे आपस में टकरा गए, दांत पेस रहे थे और हुआ गरजने की आवाज़ से गूंज रही थी जैसे शेर अपनी पूरी ताकत से लड़ रहे थे। तादाद ज़्यादा होने के बावजूद सिम्बा ने पीछे हटने से इनकार कर दिया। इसके पास मौजूद हर ताकत और हिम्मत के साथ उसने अपनी काबिल फ़ख्र सरज़मीनों के दिफा और अपने आबाओ अजदाद की विरासत को बचाने के लिए लड़ा। इसकी धाड़ जैसे सवाना में गरज रही है, इसके साथ ही शेरों को उसके शाना बशाना खड़े होने और लड़ने की तरगीब दी। आखिर में यह सिम्बा की बहादुरी थी जिसने दिन को आगे बढ़ाया। एक आखिरी ज़मीन को हिला देने वाली गरज के साथ उसने स्कार और उसके बदमाश शेरों को शिकस्त दी, उन्हें फ़ख्रिया सरज़मीन से भगा दिया और सवाना में एक बार फिर अमन बहाल किया। जैसे ही धूल जिमी और सूरज नए सिरे से तुलू हुआ, सिम्बा फाते खड़ा हुआ। इसकी ईल सुबह की रोशनी में चमक रही थी। इसकी देओर, जो कभी ताकत की अलामत थी, अब शेर दिल की हिम्मत और लचक के सबूत के तौर पर गूंज रही है। और इस तरह अपने सर को ऊंचा रखते हुए और उसकी रूह को गैर मुनक़ते करते हुए सिम्बा ने फ़ख्र की सरज़मीन के बादशाह के तौर पर अपना सही मकाम दोबारा हासिल किया। इसकी बहादुर देओर सवाना में सब के लिए सुनाई दे रही थी। अफ्रीकी सवाना के दिल में, सरसब्ज़ जंगल के दिल में, जहां सूरज की रोशनी घने छतों से छानती थी और हुआ गैर मुल्की परिंदों और सरसराहट की आवाज़ों से गूंजती थी, टल्ली खरगोश और पैरी तोते ने अपने आप को एक ख़तरनाक ताक़ुब करते हुए पाया जो उनकी हिम्मत और दोस्ती का इम्तिहान लेगा, इन तरीक़ों से जिसका उन्होंने कभी तसव्वुर भी नहीं किया था। टल्ली अपनी नरम खाल और मुतजस्सिस भूरी आँखों के साथ पूरे जंगल में सबसे ज़्यादा बहादुर खरगोश के तौर पर जाना जाता था। पैरी अपने मुतहरिक पलंज और तेज़ अक्ल के साथ सबसे चालाक तोता था, जो अपनी गहरी ज़हानत और तेज़ सोच के लिए मशहूर था। उनकी मुहिम जोई एक गर्म सुबह शुरू हुई जब टल्ली ने बैल पर बैठे पैरी से ठोकर खाई। इसके पंख जोशो खरूश से उछल रहे थे और उसकी आंखें उम्मीद से चमक रही थी। तोते के गैरमामूली रवैये के बारे में मुतजस्सिस नल ने करीब आकर इसकी नाक तजस्सुस से मरोड़। पैरी, तुम्हें इतनी फड़फड़ाहट में क्या पड़ गया है? टल्ली ने इस्तिफसार किया तो उसकी आवाज़ हकीकी दिलचस्पी से भरी हुई थी। टल्ली की अचानक ज़ाहिरी शक्ल से चौंका पैरी बैल पर अपना तवाज़ुन खो बैठा। एक घबराहट के साथ उसने जवाब दिया, ओ टल्ली, मैंने अभी जंगल की दूसरी मखलूक़ात में कुछ चहचहाहट सुनी है। जंगल के दिल में छुपे एक पुरस्रार खजाने की बात हो रही है और मुझे उसे तलाश करना ही पड़ेगा। छुपे हुए खजाने की पैरी की कहानी से मुतजस्सिस टल्ली का तजस्सुस बढ़ गया। एक खजाना, तुम कहते हो? कैसा खजाना? पैरी की आंखें जोशो खरूश से चमक रही थीं जब वो करीब झुका। वो कहते हैं कि ये जवाहरात, सोने और दीगर कीमती खजानों से भरा हुआ एक संदूक है जिसे एक कदीम मुतलाशी ने कई साल पहले छुपाया था। रवायत है कि जो भी खजाना ढूंढता है इसे बड़ी खुशकिस्मती और खुशहाली दी जाएगी। इसके सर में मुहिम जोई के रक्स के नज़ारे के साथ टल्ली ने महसूस किया कि इसकी रगों में जोश व खरूश की लहर दौड़ रही है। मैं खजाना तलाश करने में आपकी मदद करना चाहता हूँ, पैरी। एक साथ मिलकर हम जंगल के खतरात का मुकाबला कर सकते हैं और उसके राजों से पर्दा उठा सकते हैं। पैरी ने एक लम्हे के लिए हिचकिचाते हुए टल्ली की पेशकश को एहतियात के साथ तोल दिया, लेकिन इसकी आंखों में अज़्म और बहादुरी देखकर उसने इस बात में सर हिलाया। ठीक है टल्ली, लेकिन आपको मोहतात रहने का वादा करना चाहिए। जंगल एक खतरनाक जगह हो सकती है और अगर हम खजाना तलाश करने जा रहे हैं तो हमें अपने बारे में अपनी तमाम तर अक्ल दरकार होंगी। एक पुख्ता सर हिलाकर नल ने पैरी के साथ अपनी वफादारी का अहद किया, मुहिम जोई के वादे के साथ उनके बांड पर महर लगाई। एक साथ टल्ली और पैरी जंगल के दिल की तरफ रवाना हुए। उनके हवास होशियार और उनके दिल जोश से भर गए। उन्होंने घूमते हुए रास्तों को उबूर किया और बहती हुई नदियों को उबूर किया। उनकी हंसी दरख्तों से गूंज रही थी जब वो एक दूसरे को माजी की मुहिम जोई की कहानियों के साथ याद कर रहे थे।
जब वो बियाबान में गहरे सफ़र कर रहे थे, टल्ली और पैरी को कई रुकावटों का सामना करना पड़ा जिसने उनकी हिम्मत और अज़्म का इम्तिहान लिया। शिकारी परिंदों के तेज़ धारों से बचने से लेकर भूखे मगरमच्छों से भरे गद्दार दलदलों पर तशरीफ़ ले जाने तक, उन्होंने हर चैलेंज पर काबू पाने के लिए अपनी तेज़ सोच और वसाइल पर इन्हिसार किया। रास्ते में उन्हें किरदारों की एक रंगीन कास्ट का सामना करना पड़ा, चंचल बंदरों से लेकर फिसलते सांपों तक। हर एक ने अपनी बहादुरी से फरार होने में अपना मुनफरिद जायका शामिल किया। वो छुपे हुए आबशारों और कदीम खंडरात की खूबसूरती को देखकर हैरान रह गए। उनकी हैरत का एहसास आगे बढ़ने के लिए उनके अज़्म को हुआ देता। उनके खतरनाक ताक़ुब के ज़रिए टल्ली और पैरी ने एक बॉन्ड कायम किया जो उनके मुताल्लिका प्रजातियों की हुदूद से बाहर निकल गया। साइज़ और मिजाज में उनके फ़र्क के बावजूद उन्होंने मुहिम जोई और दरियाफ्त के लिए अपनी मुश्तरका जिदोजहद में मुश्तरका बुनियाद पाई। जैसे ही वो जंगल के दिल के करीब पहुंचे, नल और पैरी अपने अंदर उम्मीद की इमारत को महसूस कर सके। हर कदम के साथ वो कदीम एक्सप्लोरर के राजों से पर्दा उठाने और इस खजाने का दावा करने के करीब पहुंच गए जिसका उनका इंतज़ार था। आखिरकार कई दिनों के मुश्किल सफ़र के बाद वो इस अफसानवी खजाने के पास पहुंचे जिसका दरवाज़ा बुलंद व बाला दरख्तों और घनी नमू से महफूज था। फटी हुई सांसों के साथ वो उलझे हुए पौधों को धकेल रहे थे। उनके दिल जोश से धड़क रहे थे। जैसे ही वो मध्यम रोशनी वाले कमरे में कदम रखते थे, उनका इस्तकबाल एक शानदार सीने पर हुआ जो चमकते हुए ज़ेवरात और चमकते हुए सोने से भरा हुआ था। कांपते हाथों के साथ उन्होंने आगे बढ़ा और ढक्कन उठाया, अंदर पड़े खजानों को जाहिर किया। जब उन्होंने अपने सामने मौजूद दौलत को देखा, टल्ली और पैरी ने महसूस किया कि हकीकी खजाना सूना ज़ेवरात नहीं बल्कि दोस्ती का बंधन था जो उन्हें उनके खतरनाक ताक़ुब में ले गया था। तशक्कुर और हैरत से भरे दिलों के साथ टल्ली और पैरी ने अपनी दोस्ती को हमेशा सबसे बढ़कर रखने का पुख्ता अहद किया, ये जानते हुए कि एक साथ मिलकर वो सामने आने वाले किसी भी चैलेंज को जीत सकते हैं। और जब वो जंगल के रास्ते वापस आए तो उनकी जेबें उनकी मुहिम जोई की यादों से भरी हुई थीं। वो जानते थे कि उनका सफ़र ख़त्म होने से बहुत दूर है, क्योंकि सबसे बड़ा ख़जाना वो है जो आपके साथ एक सच्चे दोस्त के साथ बांट दिया जाता है। एक चिड़ा दरख्त पर घोंसला बनाकर मज़े से रहता था। एक दिन वो दाना पानी के चक्कर में अच्छी फसल वाले खेत में पहुंच गया। वहां खाने पीने की मौज से बड़ा ही खुश हुआ। इस खुशी में रात को वो घर आना भी भूल गया और इस दिन मज़े में वही गुजरने लगे। इधर शाम को एक खरगोश इस दरख्त के पास आया जहां चिड़े का घोंसला था। दरख्त जरा भी ऊंचा नहीं था, इसलिए खरगोश ने इस घोंसले में झांक कर देखा तो पता चला कि ये घोंसला खाली पड़ा है। घोंसला अच्छा खासा बड़ा था, इतना कि वो इसमें खरगोश आराम से रह सकता था। इसे ये बना बनाया घोंसला पसंद आ गया और उसने यहीं रहने का फैसला कर लिया। कुछ दिनों बाद वो चिड़ा खा खा कर मोटा ताज़ा बनकर अपने घोंसले की याद आने पर वापस लौटा। उसने देखा कि घोंसले में खरगोश आराम से बैठा हुआ है। इसे बड़ा गुस्सा आया। उसने खरगोश से कहा, चूर कहीं का, मैं नहीं था तो मेरे घर में घुस गए हो। चिल्लू निकलो मेरे घर से, ज़रा भी शर्म नहीं आई मेरे घर में रहते हुए। खरगोश अमन से जवाब देने लगा, कहाँ का तुम्हारा घर? कौन सा तुम्हारा घर? ये तो मेरा घर है। पागल हो गए हो तुम? अरे कुनवा, तालाब दरख्त एक बार छोड़कर कोई जाता है तो अपना हक भी गवा देता है। यहाँ तो जब तक हम हैं वो अपना घर है, बाद में तो इसमें कोई भी रह सकता है। अब ये घर मेरा है, बेकार में मुझे तंग मत करो। ये बात सुनकर चिड़ा कहने लगा, ऐसे बहस करने से कुछ हासिल नहीं होने वाला। इसी सालिस के पास चलते हैं, वो जिसके हक में फैसला सुनाएगा उसे घर मिल जाएगा। इस दरख्त के पास से एक दरिया बहता था। वहां पर एक बड़ी सी बली बैठी थी। वैसे तो ये बली इन दोनों की पैदाइशी दुश्मन है, लेकिन वहां और कोई भी नहीं था, इसलिए इन दोनों ने इसके पास जाना और उससे इंसाफ लेना ही मुनासिब समझा। एहतियात बरतते हुए बली के पास जाकर उन्होंने अपने मसाइल बताए। उन्होंने कहा, हमने अपनी उलझन तो बता दी, अब इसका हल किया है, उसका जवाब अब से सुनना चाहते हैं। जो भी सही होगा इसे वो घोंसला मिल जाएगा और जो झूठा होगा इसे आप खा लें। अरे अरे,
یہ تم کیسی باتیں کر رہے ہو؟ تشدد جیسا گناہ نہیں اس دنیا میں۔ دوسروں کو مارنے والا خود جہنم میں جاتا ہے۔ میں تمہیں انصاف دینے میں تو مدد کروں گی، لیکن جھوٹے کو کھانے کی بات ہے تو وہ مجھ سے نہیں ہو پائے گا۔ میں ایک بات اب لوگوں کو کانوں میں کہنا چاہتی ہوں، ذرا میرے قریب اب تو۔ خرگوش اور چڑا خوش ہو گئے کہ اب فیصلہ ہو کر رہے گا، اور اس کے بالکل قریب گئے۔ پھر کیا؟ قریب آئے خرگوش کو پنجے میں پکڑ کر منہ سے چڑے کو نوچ لیا۔ دونوں کا کام تمام کر دیا۔ اپنے دشمن کو پہچانتے ہوئے بھی اس پر یقین کرنے سے خرگوش اور چڑے کو اپنی جانیں گنوانی پڑیں۔ سچ ہے، دشمن سے سنبھل کر اور ہو سکے تو 4 ہاتھ دور ہی رہنے میں بھلائی ہوتی ہے۔ گھنے جنگل کے دل میں، جہاں کینوپی اوور ہیڈ نے سورج کی روشنی کو جنگل کے فرش پر دبے ہوئے نمونوں میں فلٹر کیا، لولو ہاتھی اور ماروین بندر نے ایک شرارتی مشن کا آغاز کیا جو ان کے گھر کی سرسبز شادابیوں میں عمروں تک یاد رکھا جائے گا۔ لولو اپنی نرم آنکھوں اور ہلتے ہوئے تنے کے ساتھ تجسس اور حیرت کے احساس کے ساتھ جنگل میں گھوم رہی تھی جو اس کے بڑے فریم کی وسعت سے مماثل تھی۔ دوسری طرف ماروین ایک گستاخ بندر تھا، اس کی شرارتی مسکراہٹ اور فرتیلا حرکتیں اسے درختوں کی چوٹیوں میں پسندیدہ بناتی تھیں۔ ان کی مہم جوئی ایک دھوپ کی صبح شروع ہوئی جب لولو اور ماروین نے خود کو شرارتوں کے رغبت سے اکٹھا پایا۔ جب وہ بیل سے بیل کی طرف جھولتے اور گھنے انڈر گروتھ کے ذریعے چھیڑ چھاڑ کرتے، انہوں نے بہادر فرار کی کہانیاں اور عظیم مہم جوئی کے خوابوں کو سنا۔ جوش سے بھرے دلوں اور امکانات سے بھرے ذہنوں کے ساتھ لولو اور ماروین جنگل کی طرف روانہ ہوئے، ان کے قدموں کی روشنی اور ان کی روحیں بلند تھیں۔ ایک ساتھ انہوں نے گھومتے ہوئے راستوں کو عبور کیا اور بلبلوں کی ندیوں کو عبور کیا، سرسراہٹ کے پتوں اور چہچہاتے پرندوں کے درمیان ان کی ہنسی موسیقی کی طرح بج رہی تھی۔ جب وہ جنگل کے دل کی گہرائی میں سفر کر رہے تھے، لولو اور ماروین کو کئی رکاوٹوں کا سامنا کرنا پڑا جس نے ان کی عقل اور چالاکی کا امتحان لیا۔ گھومنے والے شکاریوں کی چوکنا نظروں سے بچنے سے لے کر اپنے ساتھی جنگل کے باشندوں کی شرارتی حرکات کو پیچھے چھوڑنے تک، انہوں نے ہر چیلنج پر قابو پانے کے لیے اپنی تیز سوچ اور ہوشیار حکمت عملیوں پر انحصار کیا۔ راستے میں انہیں رنگین کرداروں کا سامنا کرنا پڑا، جس میں خوبصورت پرندوں سے لے کر اونگنے والی کاہلیوں تک، ہر ایک نے اپنی بہادری سے فرار ہونے میں اپنا منفرد مزاج شامل کیا۔ چھپے ہوئے آبشاروں اور خفیہ نالیوں سے ٹھوکریں کھاتے ہوئے وہ دریافت کے سنسنی میں مگن تھے۔ ان کا ایڈونچر کا احساس انہیں ہمیشہ آگے لے جاتا ہے۔ اپنے شرارتی مشن کے ذریعے لولو اور ماروین نے ایک ایسا رشتہ قائم کیا جو ان کے متعلقہ انواع کی حدود سے تجاوز کر گیا۔ جسامت اور مزاج میں ان کے فرق کے باوجود، انہوں نے تلاش کے لیے اپنی مشترکہ محبت اور جوش و خروش کے لیے ان کی ناقابل تسخیر پیاس میں مشترکہ بنیاد پائی۔ جیسے ہی وہ اپنے سفر کے اختتام پر پہنچے، لولو اور ماروین ایک پتھریلی فصل کے اوپر کھڑے ہو گئے جو ان کے سامنے پھیلے ہوئے جنگل کے وسیع و عریض حصے کو دیکھ رہے تھے۔ اور جیسے ہی سورج افق کے نیچے ڈوب گیا، اپنی سنہری کرنوں کو درختوں کی چوٹیوں پر ڈالتے ہوئے، وہ جانتے تھے کہ ان کا شرارتی مشن کامیاب ہو گیا ہے، کیونکہ سب سے بڑی مہم جوئی وہ ہوتی ہے جو آپ کے سچے دوست کے ساتھ ہوتی ہے۔ پیارے بچوں، چاند سورج کے خاندان سے ہے، اس لیے سب سے پہلے ہمیں یہ دیکھنا ہے کہ سورج کا یہ خاندان کہاں سے آیا۔ سائنس دانوں کا کہنا ہے کہ سورج پہلے ایک بہت بڑے ڈھیلے کی طرح تھا اور مٹی اور گیسوں کے گھنے بادلوں میں چھپا ہوا تھا۔ اس کے بعد بے شمار چھوٹے چھوٹے ڈھیلے ان گھنے بادلوں میں جمع ہونا شروع ہوئے، اور یہ سب اس بڑے ڈھیلے یعنی سورج کے گرد گھومنے لگے جو مرکز میں تھا۔ کئی دفعہ یہ ڈھیلے آپس میں ٹکرائے اور ایک دوسرے میں دھنس بھی گئے۔ اس طرح آہستہ آہستہ بے شمار چھوٹے چھوٹے سیارے بن گئے۔ ان چھوٹے سیاروں میں سے کچھ دوسرے سیاروں سے مل کر بہت بڑے ہو گئے اور یہ سورج کے سیارے کہلائے۔ چھوٹے سیاروں میں سے چند سیاروں کی حرکات مختلف قسم کی تھیں۔ ان میں سے ایک سیارہ زمین کے قریب آ گیا اور زمین کی کشش نے اسے اپنے قابو میں کر لیا۔ اسی سیارے کو ہم چاند کہتے ہیں۔ یہ زمین کے گرد گھومتا ہے اور زمین اسے اپنے ساتھ لے کر سورج کے گرد گھومتی ہے۔ دوسرے بہت سے چھوٹے سیاروں کو بھی بڑے سیاروں نے قابو میں کر لیا اور وہ بھی ان چاند بن گئے۔ مثلاً مریخ کے 2 چاند ہیں اور مشتری کے 12۔ چاند ہمیشہ گول کیوں نہیں دکھائی دیتا؟ بعض دفعہ چاند آسمان میں گول اور پورا نظر آتا ہے، لیکن 2 ہفتے کے بعد وہ ہلال ہو جاتا ہے اور پھر 2 ہفتوں کے بعد پورا نظر آنے لگتا ہے۔
इस दरमियानी अरसे में भी उसकी शक्ल हर रात बदलती रहती है। लैंप, स्टूल और किसी दोस्त की मदद से अब भी तजुर्बा करके मालूम कर सकते हैं कि ऐसा क्यों होता है। पहले दो बातें समझ लीजिए। अव्वल ये कि चांद ज़मीन के गिर्द घूमता है, दूसरे ये कि चांद अपनी रोशनी से नहीं चमकता बल्कि सूरज की रोशनी इस पर पड़ती है तो वो चमकने लगता है। लैंप को अब सूरज समझ ले, अब खुद ज़मीन बन जाएं और आपका दोस्त चांद। अपने पीछे लैंप रख लें और मुंह दोस्त की तरफ करके स्टूल पर बैठ जाएं। आपका दोस्त आपके सामने खड़ा हुआ है और लैंप की तरफ देख रहा है, इसका पूरा चेहरा रोशन होगा। अब आप अपने दोस्त से कहें कि वो अपने दाएं हाथ की तरफ दायरे की सूरत में आहिस्ता आहिस्ता चले, इसका चेहरा आप ही की तरफ रहना चाहिए। अब भी साथ साथ मुड़ते जाइए ताकि आप इसे देख सकें। जब वो दायरे के एक चौथाई हिस्से में पहुंचे लगा तो उसके दाएं रुखसार पर लैंप की रोशनी पड़ेगी और बायां रुखसार साए में होगा। जब वो दायरे के दरमियान में आएगा तो उसके चेहरे पर रोशनी नहीं पड़ेगी। अब इससे कहिए कि हरकत करते रहूं। चंद लम्हे बाद इसके बाएं रुखसार पर रोशनी पड़ने लगेगी और इसका ये रुखसार इसी तरह रोशन हो जाएगा जिस तरह आसमान में नया चांद दिखाई देता है। जब वो इस जगह वापस पहुंचेगा जहां वो खड़ा हुआ था तो इसका पूरा चेहरा रोशन हो जाएगा। चांद हमेशा इसी तरह घटता बढ़ता है। चांद में दाग क्यों है? चांद पर धब्बे धब्बे से नजर आते हैं। गौर से देखने पर ऐसा मालूम होता है जैसे ये किसी इंसान का मुंह, नाक और आंखें हों। पुराने जमाने के साइंसदानों का ख्याल था कि ये धब्बे समंदर हैं, लेकिन अब साइंसदान कहते हैं कि ये काले धब्बे असल में लंबे चौड़े मैदान हैं। सबसे वसी मैदान 600 मील रकबे में फैला हुआ है। चांद का हाला क्या है? बाज़ वक्त चांद के गिर्द रोशनी का एक बड़ा सा हल्का देखने में आता है। जब ये चीज़ दिखाई दे तो अब समझ लें कि एक हल्का सा बादल जो छोटे छोटे साफ शफाफ बर्फ के रेज़ों से बनता हवा में तीर रहा। जब चांद की कुछ शुआएं बर्फ के इन शफाफ रेज़ों के दरमियान में से गुजर कर सीधी आपकी आंखों तक पहुंचती हैं तो आपको चांद दिखाई देता है। लेकिन जब दूसरी शुआएं उन रेज़ों से टकराती हैं तो सीधी जाने के बजाय खम खा जाती हैं और जब आपकी आंखों तक पहुंचती हैं तो ऐसा मालूम होता है जैसे किसी ऐसे हल्के से निकल रही हैं जो चांद से बहुत बड़ा है। इसी हल्के को हाला कहते हैं। ऐसा एक हल्का बाज़ वक्त सूरज के गिर्द भी नजर आता है और उसकी भी यही वजह होती है। ये कदीम ज़माने की बात है। किसी मुल्क में एक रहम दिल बादशाह हुकूमत करता था जो अपने अदलो इंसाफ की वजह से बड़ा मशहूर था। बादशाह ने अपने वज़ीरों को यह हुक्म दे रखा था कि इसे मुल्क के कोने कोने की खबरों से बाखबर रखा जाए ताकि कोई भी गरीब आदमी इंसाफ से महरूम ना रहे। एक दिन बादशाह का वज़ीर समंदर के किनारे किसी काम से अपने काफिले के साथ गुजर रहा था कि इसने एक बूढ़े आदमी को समंदर के किनारे के साथ साथ दौड़ते और ये कहते हुए सुना, मेरा खजाना समंदर के इस पार है। बूढ़ा आदमी दौड़ता हुआ कभी इस तरफ आता और कभी दौड़ता हुआ दूसरी तरफ जाता। वज़ीर बूढ़े की ये बात सुनकर बड़ा हैरान हुआ। उसने सोचा क्यों ना इस बूढ़े आदमी को पकड़कर उसके खजाने का पता मालूम करूं। वज़ीर ने इस बूढ़े आदमी को कैद कर दिया और बादशाह को इस बात से बेखबर रखा। कई दिन गुजरने के बाद भी वज़ीर इस बूढ़े आदमी से खजाने का पता ना पूछ सका। वज़ीर ने सोचा था कि मैं बूढ़े आदमी का बताया हुआ खजाना हासिल करने के बाद मुल्क का अमीर तरीन आदमी बन जाऊंगा, मगर इसका ख्वाब पूरा ना हो सका। वज़ीर बूढ़े आदमी को रोज़ मारता और एक ही सवाल पूछता कि खजाना कहाँ है, मगर बूढ़ा एक ही जवाब देता कि मेरा खजाना समंदर के इस पार है। वज़ीर बूढ़े की रोज़ एक ही बात सुनकर तंग आ चुका था। वो समझ गया कि बूढ़े के पास कोई खजाना नहीं है। अगर कोई खजाना होता तो ये फटे पुराने कपड़ों के साथ समंदर के किनारे जिंदगी बिसर ना करता। ये तो कोई मुझे पागल दीवाना लगता है। क्यों ना मैं अपने दिल की मील को साफ करके ये सारी बातें बादशाह सलामत को बताऊं। हो सकता है ये बूढ़ा आदमी बादशाह को ही खजाने का पता बता दे, इसको पागल समझकर छोड़ दे। वज़ीर ने ये सारा मामला बादशाह सलामत को बताया। बादशाह ने अपने खादमों से कहा, इस बूढ़े आदमी को साफ सुथरे कपड़े पहना दूं और खाना खुलाकर मेरे पास ले आओ। फिर बादशाह ने कहा, बाबा जी आपका खजाना कहाँ? बूढ़े आदमी ने फिर वही जवाब दिया कि मेरा खजाना समंदर के इस पार है। बादशाह ने वज़ीर को हुक्म दिया कि बूढ़ा आदमी जहां कहता है इसे वहां ले जाओ। वज़ीर ने सफ़र की तैयारी शुरू कर दी। अगले दिन सुबह सवेरे घोड़े तेज़ रफ्तारी से दौड़ते चले जा रहे थे। फिर मुख्तलिफ रास्तों से गुजरने के बाद एक जगह ज़मीन नरम होने की वजह बादशाह के वज़ीर का घोड़ा ज़मीन में फंसता चला गया। मजबूर ना काफिले को रात वही क़याम करना पड़ा। फिर अगली सुबह होते ही वो अपनी मंजिल की तरफ चल पड़े। सफ़र कई दिनों तक जारी रहा। जंगलों से निकलकर काफिले ने पहाड़ों का रुख किया।
پھر سمندر پار کیا تو ایک تنگ سی پہاڑی راستے سے گزر کر قافلہ وہاں پہنچا تھا، اس لیے گھوڑوں کو باہر رکنا پڑا۔ پھر بوڑھا آدمی خوشی سے سب کو چھوڑ کر ایک غار کے اندر چلا گیا جہاں اس نے اپنا خزانہ دبایا ہوا تھا۔ غار کے اندر جا کر بوڑھے آدمی نے قافلے والوں کو آواز دی، آ جاؤ میرے ساتھیوں، خزانہ مل گیا ہے۔ جب غار کے اندر آ کر قافلے والوں نے پھٹی پرانی ڈھیر ساری کتابوں کو دیکھا تو وہ حیران ہوئی، کیا اس بوڑھے آدمی کا یہ خزانہ ہے؟ مگر قافلے والے کر بھی کیا سکتے تھے۔ جب وزیر اور اس کے ساتھی پھٹی پرانی کتابیں کو گھوڑوں پر لاد کر بادشاہ کے محل میں پہنچے تو بادشاہ بوڑھے آدمی کی پھٹی پرانی کتابیں دیکھ کر حیران رہ گیا اور دل میں سوچنے لگا کہ کیا بوڑھے آدمی کا خزانہ یہ پھٹی پرانی کتابیں ہی ہیں؟ مگر بادشاہ عقل مند تھا، اس نے بوڑھا آدمی سے پوچھا، بابا جی آپ ان کتابوں کی قیمت مجھ سے کیا لیں گے؟ بوڑھے آدمی نے جواب دیا، میں یہ کتابیں کسی قیمت پر نہیں بیچوں گا کیونکہ یہ کتابیں میرے بزرگوں نے اپنے بزرگوں سے لی تھیں۔ بادشاہ بوڑھے آدمی کی بات سن کر بڑا حیران ہوا۔ بادشاہ نے ایک مرتبہ پھر بوڑھے آدمی سے کہا، اب مجھ سے ان کتابوں کے بدلے میں آدھی بادشاہت لے لے، کیا آپ کو یہ سودی منظور ہے؟ بوڑھے آدمی نے پھر کتابیں دینے سے انکار کر دیا۔ بادشاہ نے بوڑھے آدمی کو ہر طرح سے آزما لیا۔ بوڑھے آدمی نے آخر کار کہا کہ بادشاہ سلامت، اگر آپ مجھے ساری بادشاہت بھی دے دیں تب بھی میں اپنے بزرگوں کی امانت آپ کو نہیں دوں گا۔ بادشاہ بوڑھے کی بات سن کر بے حد خوش ہوا اور کہا کہ علم بہت بڑی دولت ہے۔ بادشاہ نے بوڑھے آدمی کی شاگردی اختیار کر لی اور ایک عالم کا شاگرد کہلوانے میں فخر محسوس کیا۔ بے شک درخت اپنے پھل سے اور انسان اپنے عمل سے پہچانا جاتا ہے۔